अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। बच्चों हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 7 एक्सरसाइज नंबर 7.4। क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। हाउ मैनी डायगनल्स ट्राइंगल्स कैन फॉर्म्ड, यानी डायगनल्स एक इसका क्वेश्चन बनता है और ट्राइंगल्स दूसरा। ट्राइंगल्स कैन फॉर्म्ड बाय ज्वाइनिंग द वर्टिसेस ऑफ द पॉलीगॉन हैविंग 5 साइड्स 8 साइड्स 12 साइड्स। यानी बच्चों वो आपसे पूछ रहा है कि अगर एक पॉलीगॉन हो हमारे पास तो उससे कितने हमारे पास डायगोनल्स उसके अंदर बन सकते हैं जब उसकी 5 साइड्स हों, 8 साइड्स हों या 12 साइड्स हों, किसकी? पॉलीगॉन की। इसी तरह अगर पॉलीगॉन की 5 साइड्स हों, 8 हों या 12 हों तो उसके अंदर कितनी ट्राइंगल्स बन सकती हैं उनके वर्टिसेस को ज्वाइन करते हुए। बच्चों सबसे पहले तो ना हमें पता होना चाहिए कि पॉलीगॉन क्या होती है। हम अपने क्वेश्चन में ये पढ़ रहे हैं ना लफ्ज पॉलीगॉन। पॉलीगॉन क्या होती है? इन अ ज्योमेट्री a polygon is a plane figure that is described by a finite number of straight line। यानी कुछ स्ट्रेट लाइन को मिलाते हुए जब हम एक फिगर बनाते हैं, प्लेन फिगर, ठीक है, तो स्ट्रेट लाइन सेगमेंट कहता है जो उन स्ट्रेट लाइन सेगमेंट्स को जब हम मिला देते हैं कनेक्टेड टू फॉर्म अ क्लोज पॉलीगॉन चेन। कहते हैं जब हम उसको जोड़ देते हैं तो ये क्लोज्ड पॉलीगॉन चेंज में कन्वर्ट हो जाती है। ये आप पॉलीगॉन की ना डेफिनेशन आप अपनी बुक में या अपनी कॉपीज पे लिख लें। अब मैं आपको समझाती हूँ पॉलीगॉन होती क्या है, ये क्या चीज़ हमें बता रहे हैं। बच्चों देखें, ये सम फाइनाइट नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस हैं और इसमें देखें आपके पास ये भी स्ट्रेट लाइन है, ये भी, इन सबको हमने मिला दिया है। ये हमारे पास प्लेन क्लोज्ड फिगर डिवेल्प हो गई है। ये पॉलीगॉन है, ये भी पॉलीगॉन है, ये भी पॉलीगॉन है क्योंकि स्ट्रेट लाइन है। अच्छा बच्चों ये भी पॉलीगॉन है लेकिन ये पॉलीगॉन नहीं है। क्यों? क्योंकि देखें ये वाली जो लाइन है, ये वाली, मैं आपको इसको हाईलाइट करके दिखाती हूँ, ये स्ट्रेट नहीं है, ठीक है ना, ये नॉट पॉलीगॉन है। ये देखें ये वाली लाइन जो थी ये आपके पास स्ट्रेट नहीं थी इसलिए पॉलीगॉन नहीं है, ये पॉलीगॉन है। इसी तरह ये भी पॉलीगॉन नहीं है। पॉलीगॉन का क्या मतलब हुआ? पॉलीगॉन मैनी कॉर्नर्स, यानी ऐसी फिगर जिसके बहुत से कॉर्नर्स हों। और इसके करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं? ये इंक्लूड्स करती है, यानी इसमें आ सकती हैं ट्राइंगल्स, स्क्वायर्स, रेक्टेंगल्स, काइट्स। यानी आप जो स्क्वायर, रेक्टेंगल और काइट्स, ये सब चीज़ें आप जो पहले से जानते हैं ये पॉलीगॉन ही है। इसकी डेफिनेशन मज़ीद आसान अल्फाज में देख सकते हैं कि ये 2 डायमेंशनल होती है। 2 डायमेंशनल का मतलब है कि इसमें हमारे पास जो ये ग्राफ है हमारा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, यानी कि इसके 2 एक्सिस होते हैं, 2 डायमेंशंस होती हैं इसकी, एक एक्स और एक वाई, ठीक है। और क्लोज्ड होती है, देखिए कोई भी फिगर हमारे पास ओपन नहीं है, सब क्लोज हो जाती हैं और ये स्ट्रेट लाइन से बनती है। अच्छा अब उसने लफ्ज़ बोला पहले पार्ट में डायगनल्स। डायगनल क्या होता है? डायगनल इज अ लाइन सेगमेंट। डायगनल एक ऐसा लाइन सेगमेंट होता है ऑब्टेन्ड बाय ज्वाइनिंग 2 वर्टिसेस, जो कि हासिल किया जाता है 2 वर्टिसेस को मिलाते हुए ऑफ अ पॉलीगॉन, किसके? एक पॉलीगॉन के, विच आर नॉट कंसेक्टिव, जो कंसेक्टिव नहीं है। अब देखें जिस तरह ये मेरे पास एक रेक्टेंगल है, मैं इसके ऑपोजिट वर्टिस को मिला दूँ तो ये मेरे पास डायगनल है, ठीक है। इसके कॉर्नर को इसके ऑपोजिट वर्टिस मिला दूँ, ये एक डायगनल है, यानी इसमें कितने डायगनल बन गए? 2 डायगनल्स इसमें डेवलप हो गए, ठीक है। अब इसमें हमारे पास नई डायगनल डेवलप हो रहा, ठीक है, ये भी आपने देखना है। अच्छा जी ये हमारा हो गया। अब इसके बाद आ गए आप यहाँ पे, अब आपने जो पहला पार्ट करना है डायगनल्स, तो इसमें देखिए हमारे पास फॉर्मूला एक हम बनाएंगे, नंबर ऑफ डायगनल्स ऑफ एन साइडेड पॉलीगॉन। इसको आप नोट कर लें कि जो नंबर ऑफ डायगनल्स होते हैं एन साइडेड पॉलीगॉन की वो कितने होते हैं? NC2 माइनस एन। इसी तरह नंबर ऑफ ट्राइंगल्स ऑफ एन साइडेड पॉलीगॉन, जो दूसरा पार्ट हमने करना है ट्राइंगल्स वाला, तो वो हमारे पास कितनी होंगी? NC3। यानी अगर आपने जब डायगनल्स फाइंड करनी है तो आप यहाँ पे 5 रखेंगे, C2 माइनस 5। ये हम क्यों करेंगे? देखिए बच्चों हमसे नंबर ऑफ डायगनल्स पूछेंगे, हमसे क्या पूछा गया? नंबर ऑफ डायगनल्स। अब यहाँ पे आ जाए आप, अगर मैं इस पे यही वाला फॉर्मूला लगाऊं जो मैं आपसे कह रही हूँ,
C2 माइनस n। n तो मेरे पास हो गई टोटल नंबर ऑफ साइड्स 1 2 3 4, ये आ गई 4C2। अब देखिए इसका आंसर जब आप करेंगे ना तो इसका आंसर मेरे पास आएगा 4 फैक्टोरियल। आप इसको कैलकुलेटर सॉल्व करेंगे 4 फैक्टोरियल, आप कैलकुलेटर से निकाल के देख लें 2 फैक्टोरियल, और ये मेरे पास क्या आ जाएगा 4 माइनस 2 फैक्टोरियल, ये आ जाएगा 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। 6 आएगा। ठीक है, हमारे पास यानी कि देखें आपके सामने रेक्टेंगल मैंने बनाई थी, लेकिन मेरे पास आंसर आ गया उसके डायगोनल्स का कि ये 6 है। अब 6 डायगोनल्स तो नहीं इसमें बने, इसमें तो बने हैं सिर्फ 2, यानी कि हमारे पास जायद कोने भी शुमार हो गए हैं। ठीक है, अब इसकी साइड्स को हमें अंदर से माइनस करना पड़ेगा। अब इसकी जब हम साइड्स माइनस करेंगे, साइड्स कितनी थी 4, अब 6 माइनस 4 करेंगे तो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा 0 2, यानी जितने डायगोनल हमारे बने थे। देखें हमारे पास ना डायगोनल होती है स्ट्रेट लाइन ये वाली, लेकिन जब हम NC2 कर देते हैं ना तो इसके ये वाले कोने हम शुमार करते हैं, कोनों को मिलाते हुए स्ट्रेट लाइन बनती है ना, लेकिन ये 2 की काउंटिंग हो जाती है, हमें इसको माइनस करना है। समझ आ रही है बात, हमें साइड्स को माइनस करना है तो हमारे पास बीच की स्ट्रेट लाइंस निकल आएंगी। दूसरे लफ्जों में आप इसको इस तरह याद रख लें कि जितनी साइड्स हैं उनको यूज़ करना है, तो 2 ऑपोजिट साइड्स को यूज़ करना है तो 4C2, लेकिन देखें जब ऑपोजिट साइड्स को यूज़ करना है वो 2 कोनों को मिलाते हुए एक डायगोनल बनता है, तो इसका मतलब हमारे पास 2 कोने यानी हमारे पास डबल ये तादाद शुमार हो जाती है, तो फिर हमने साइड्स को माइनस करना है -4, तो वो हमारे पास आ जाएगा एग्जैक्ट नंबर ऑफ डायगोनल्स आ जाएंगे। अब बच्चों अगर ये फॉर्मूला समझ आ गया है तो हमारे पास ये बहुत आसान हो गया है। ये देखें टोटल नंबर ऑफ साइड्स कितनी होगी 5, नंबर ऑफ डायगोनल्स ऑफ 5 साइडेड पॉलीगॉन क्या हो जाएगी 5C2 माइनस 5। 5C2 को आप डायरेक्ट कैलकुलेटर से सॉल्व करें तो ये आ जाएगा 10 माइनस 5 इज इक्वल टू 5। इसी तरह हमारे पास आ जाएगा नंबर ऑफ डायगोनल्स ऑफ 8 साइडेड पॉलीगॉन, वो क्या आ जाएगा 8C2 माइनस 8। क्यों? क्योंकि हमने फॉर्मूला कौन सा डाल रहे हैं हम इसमें NC2 माइनस n, इस फॉर्मूले में हम सारी वैल्यूज डाल रहे हैं। अब यहाँ पे n की जगह पे 8C2 माइनस 8 आ गया, तो हमारे पास आंसर कैलकुलेटर से डायरेक्ट लें आप, 8C2 हमारे पास 28 होता है माइनस 8 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 20। इसी तरह हमारे पास आ जाएगा नंबर ऑफ डायगोनल्स ऑफ 12 साइडेड पॉलीगॉन, इसको भी हमने इसी फॉर्मूले में डाला है। कौन सा फार्मूला यूज़ किया है NC2 माइनस n, तो आपने 12C2 लिया कैलकुलेटर से, आंसर इसका आ गया 66 माइनस 12, और ये आ गया हमारे पास 54। इसी तरह देखिए नंबर ऑफ ट्राई एंगल्स ऑफ n साइडेड पॉलीगॉन, हमारे पास क्या फार्मूला बनता है NC3, यानी 3 डिफरेंट कॉर्नर्स और टोटल नंबर ऑफ साइड्स। तो नंबर ऑफ ट्राई एंगल्स फॉर्म्ड बाय 5 साइडेड पॉलीगॉन क्या आ जाएगा 5C3, कैलकुलेटर से आंसर लिया 10। इसी तरह 8 साइडेड पॉलीगॉन हमारे पास क्या आ गई 8C3, आंसर लिया 56। इसी तरह हमारे पास नंबर ऑफ ट्राइंगल्स फॉर्म्ड बाय 12 साइडेड पॉलीगॉन क्या आ गई 12C3 इज इक्वल टू 220। तो बच्चों ये जो क्वेश्चन है ना ये हमारे पास इम्पोर्टेंट भी है, आपने इसकी 2 चीज़ें याद रखनी है कि जब हमने डायगोनल्स की बात करनी है तो हमने NC2 माइनस n वाला फार्मूला लगाना है, और जब हमने बात करनी है ट्राइंगल्स की तो NC3 लगाना है। ये आपके पास शॉर्ट में भी आ जाते हैं और MCQs में भी पूछा जा सकता है। बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। द मेंबर ऑफ अ क्लब आर 12 बॉयज एंड 8 गर्ल्स, इन हाउ मेनी वेज कैन अ कमेटी ऑफ 3 बॉयज एंड 2 गर्ल्स बी फॉर्म्ड। अब बच्चों देखें, अब ये हमें कैसे पता चलेगा कि ये परमुटेशन का सवाल है या कॉम्बिनेशन का। सबसे पहले तो ये वर्ड कमेटी हमारी हेल्प करेगा कि ये इसका की वर्ड है, ठीक है। फिर देखें कि हमने तमाम बॉयज़ में से 3 को चूज़ किया है, जब हम सबको इस्तेमाल नहीं करेंगे सिर्फ चूज़ करेंगे तो फिर वो भी हमारे पास उसका होगा। इस तरह 8 गर्ल्स में से हम कितनी को चूज़ कर रहे हैं 2 को, और एक कमेटी डेवलप कर रहे हैं कि वो कितनी
कमेटी 5 की हमें कैसे हमारे पास बनेगी। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि ये हमारे पास कॉम्बिनेशन का सवाल है। अच्छा जी, अब उसके बाद देखें कि आपके जहन में आएगा कि इसमें भी तो इन हाउ मैनी वेज है ना, लेकिन देखिए अगर मेरे पास 12 बॉयज़ हों और मेरे पास 8 गर्ल्स हों, अब मैं इसमें से 3 चूज़ करूँगी, बाकी तो नहीं है उस कमेटी में, और यहाँ पे 2, और मेरे पास क्या आ जाएगा 5, टोटल कमेटी 5 की मैं बना लूँगी। अब मेरे पास 5 की एक कमेटी बन गई। क्या इस एक कमेटी में क्या तमाम बॉयज़ यूज़ हुए, क्या तमाम गर्ल्स को हमने इंक्लूड किया? नहीं। ठीक है, तो ये हमारे पास बताता है कि कॉम्बिनेशन है। लेकिन अगर यही सवाल परमुटेशन में होता तो हम ऐसी कमेटी डेवलप करते हैं जिसमें तमाम बॉयज़ भी होते और तमाम गर्ल्स भी होती। अब हम इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। आपने लिख लेना है ऊपर बॉयज़ हमारे पास कितने हैं, यहाँ पे 12, और गर्ल्स हमारे पास हैं 8, और टोटली कितने हो गए 20। हमें कितने लेने हैं, 3 बॉयज़ लेने हैं और 2 गर्ल्स लेनी है। ठीक है, और हमें कितने की कमेटी बनानी है, 5 की। 3 बॉयज़ और 2 गर्ल्स, 5 की कमेटी बनानी है। तो हमारे पास आंसर क्या आएगा 12C3, यानी 12C3। इसी तरह A इंटू 8C2, यानी 12 में से 3 लेने हैं और 8 में से हमने 2 लेनी है। अब यहाँ पे आप लिख लें द नंबर ऑफ कमेटीज of 3 boys and 2 girls। ठीक है, आर फॉर्म्ड एज, ऐसे हमारे पास ये डेवलप होगी। अब यहाँ पे आप 12 फैक्टोरियल लिखें, फॉर्मूला लिखें 3 फैक्टोरियल 12 माइनस 3 फैक्टोरियल इंटू 8 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। मैंने फार्मूले में वैल्यूज डाल दी है 8 माइनस 2 फैक्टोरियल। फार्मूला क्या होता है हमारे पास, NCR इज इक्वल टू n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। उसके बाद आप कैलकुलेटर से बच्चों डायरेक्ट जवाब निकालेंगे। आप इस तरह नहीं करेंगे कि आप इसको मजीद हल करें। आप यहाँ तक फार्मूला लिख के फिर आप 12C3 करें, आपके पास कैलकुलेटर से आंसर आ जाएगा यहाँ पे हमारे पास 220। और फिर इसी तरह आप 8C2 करें तो आपके पास कैलकुलेटर से आंसर आ जाएगा 28। आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 220। ठीक है, 6160 हमारे पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। कैलकुलेटर से आप डायरेक्ट इसको करके सॉल्व करेंगे। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करते हैं। हाउ मेनी कमिटीज ऑफ 5 मेंबर्स कैन बी चूजन फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ 8 पर्सन व्हेन ईच कमेटी मस्ट इंक्लूड 2 पर्टिकुलर पर्सन। बच्चों हमने अब इस क्वेश्चन में ना देखें हाउ मेनी कमेटीज आ गई, ये हमारा कीवर्ड है, यानी हमारा ये कॉम्बिनेशन का सवाल है, परमुटेशन का नहीं है। अब इसमें भी हम चूज कर रहे हैं, चूजन भी आ गया है। ठीक है, यहाँ से ये हमारे कीवर्ड्स हैं कि हमें कॉम्बिनेशन से करना है। अब फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ 8 पर्सन, 8 लोगों के ग्रुप में से आपको 5 की कमेटी बनानी है। आप यहाँ समझेंगे टोटल आपके पास कितने हैं 8। जब हम इसमें व्हेन ईच कमेटी मस्ट इंक्लूड 2 पर्सन, जब हर एक में 2 पर्टिकुलर पर्सन मस्ट इंक्लूड करेंगे। बिल फर्स्ट क्लास में 2 लड़कियां हैं, फीज़ा और शीज़ा। ठीक है, मैं कहती हूँ कि मैंने मुझे 5 बच्चे चाहिए, लेकिन ये 2 लड़कियां तो ज़रूर होनी चाहिए हर ग्रुप में। तो इसका मतलब है कि 8 में से 2 तो मैंने पहले ही सिलेक्ट कर ली, तो 5 में भी वो 2 इंक्लूड हो जाएंगी। ठीक है, बाकी कितनी बच जाएंगी, 3 की मुझे सिलेक्शन करनी है। जब 8 में से 2 पहले ही सिलेक्ट हो गई हैं तो पीछे कितनी रह जाएंगी 6, यानी रिमेनिंग हमारे पास 6 रह जाएंगी। 6 में से अब मुझे कितनी चूज करनी होगी 3। ठीक है, नंबर ऑफ टोटल भी कम हो जाएगा और नंबर ऑफ कमेटी के मेंबर भी जो हमने चूज करने हैं वो कम हो जाएंगे, क्योंकि 2 को तो हमने ऑलरेडी फिक्स कर दिया है। अब हम देखते हैं, यहाँ हम लिखेंगे, स्टार्ट करते हैं।
select person, तो you have select 3 persons. 3 persons को हम select करेंगे out of 6 persons. And this can be done as, ठीक है, ये कैसे डन होगा? अब हमारे पास क्या आंसर आएगा? 6 कॉम्बिनेशन 3. आपको समझ आ गई है ना कि 6 8 क्यों नहीं आया? क्योंकि 8 में से 2 हमने पर्टिकुलर कर लिए, खास कर लिए, वो हर कमेटी में होंगे तो वो हमारी काउंटिंग में नहीं आएंगे. और 3 इसलिए आया, 5 इसलिए नहीं आया कि 5 में से 2 तो वो हो गए, बाकी हमें अब 3 चाहिए. तो यहाँ पे भी अभी यूँ करेंगे 6 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 6 माइनस 3 फैक्टोरियल, और उसके बाद आप कैलकुलेटर से डायरेक्ट इसका आंसर निकालेंगे. 6 कॉम्बिनेशन 3 6 कॉम्बिनेशन 3, ये हमारे पास क्या आ जाएगा? 20. ठीक है बच्चों, हमारे पास ये आंसर आ जाएगा हमारा 20. ये हमारा क्वेश्चन ये भी खत्म हो गया. नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं बच्चों. अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट करते हैं. इन हाउ मैनी वेज कैन अ हॉकी टीम ऑफ 11 प्लेयर्स बी सिलेक्टेड आउट ऑफ 15 प्लेयर्स. यहाँ तक हमारे पास एक क्वेश्चन हो गया है. एक बात उसने पूछी है. दूसरी बात वो पूछ रहा है हाउ मैनी ऑफ देम विल इंक्लूड अ पर्टिकुलर प्लेयर. कहता है और अगर हम पहले ये बताएं कि 15 में से अगर हमने 11 की हॉकी टीम सेलेक्ट करनी हो. सेलेक्ट आ गया लफ्ज़ हमारे पास, कीवर्ड क्या आ गया? सेलेक्ट. यानी यहाँ पे हमें सेलेक्ट, चूज, कमेटी ऐसे लफ्ज़ आएंगे तो कॉम्बिनेशन है. सेलेक्ट से हमें पता चला कॉम्बिनेशन का सवाल है. अब हमने 15 में से 11 को क्या करना है? सिलेक्ट करना है. तो एक यहाँ तक बात उसने एक बात पूछी है. फिर कहता है कि बताएं कि अगर 15 में से एक पर्टिकुलर प्लेयर हो तब कितने कॉम्बिनेशंस बनते हैं और वैसे कितने बनते हैं. ठीक है, अब हमने क्वेश्चन स्टार्ट कर दिया. हमारे पास आ गया द नंबर ऑफ वेज इन विच अ हॉकी टीम ऑफ 11 प्लेयर्स बी सिलेक्टेड आउट ऑफ 15 प्लेयर्स. बच्चों इस तरह के आपके लेवल पे ना, यानी फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में ये चीज़ें लिखना मुश्किल लगती हैं. आप ना स्टेटमेंट में से ही ये उठाया करें. देखिए मैंने यहीं से लिया द नंबर ऑफ वेज इन विच अ हॉकी टीम ऑफ 11 प्लेयर्स बी सिलेक्टेड आउट ऑफ 15 प्लेयर्स. यही वाली चीज़ मैंने यहाँ पे लिख दी है. अब हमने 15 में से 11 सिलेक्ट करने हैं तो 15 C 11. अच्छा बच्चे जब क्वेश्चन करते हैं वो क्या करते हैं? 15 P 11. यहाँ पे बस ये गलती हो सकती है कि आप परमुटेशन लगा देंगे तो सवाल गलत हो जाएगा. परमुटेशन हमने क्यों नहीं लगाना? क्योंकि नॉट ऑल एट अ टाइम आया है. ऐसा कोई वर्ड नहीं आया जिसमें पता चला हो कि 15 के 15 प्लेयर्स यूज़ हो रहे हैं. हमें 11 ही सिलेक्ट करके काम करना है. जब चूज़ कर लेंगे कुछ लोगों को छोड़ भी देंगे तो फिर वो कॉम्बिनेशन का सवाल है. अब मैंने कॉम्बिनेशन का फार्मूला लगाया. हमारे पास कॉम्बिनेशन का फार्मूला क्या होता है? NCR इज इक्वल टू N फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई R फैक्टोरियल N माइनस R फैक्टोरियल. ये मैंने सवाल लगाया, फार्मूला लगाया और मैंने वैल्यूज़ पुट की. आंसर मेरे पास आ गया. उसके बाद मैंने डायरेक्ट कैलकुलेटर से निकाल के 1365 आंसर लिख दिया. नेक्स्ट पार्ट था हाउ मैनी ऑफ देम विल इंक्लूड अ पर्टिकुलर प्लेयर. ये हमारा पीछे वाले क्वेश्चन नंबर 6 से रिमेनिंग है. अगर एक प्लेयर को मैं चूज़ कर लेती हूँ. देखें 15 की टीम मैंने सेलेक्ट करनी है. 15 की 15 टोटल है और 11 की मैंने टीम सेलेक्ट करनी है. 11 की मैंने टीम सेलेक्ट करनी है. एक पर्टिकुलर प्लेयर मैं चूज़ कर लूँगी. अब मैंने एक चूज़ कर चुकी हूँ, वो मैं ख़ास चीकता बच्चा है वो पहले आ जाएगा. ठीक है, अब उसमें से पीछे 15 में से कितने रह जाएंगे हमारे पास? टोटल 14 रह जाएंगे ना, जब एक निकल जाएगा. अब एक वो जाके कहाँ एडजस्ट हो गया? 11 में. तो इसका मतलब मुझे 10 चूज़ करने हैं. तो 10 और ये एक कितना हो गया? 11. यानी अब इस पार्ट में हम 14 में से 10 चूज़ करेंगे क्योंकि एक तो निकल चुका है. द पर्टिकुलर प्लेयर टू बी इंक्लूडेड इन एवरी टीम केप्ट अ पार्ट. उसको हम पहले अलहदा रख कर लिया हमने. सो वी सिलेक्ट 10 प्लेयर्स आउट ऑफ 14 प्लेयर्स. अब रिक्वायर्ड नंबर ऑफ टीम्स हमारे पास क्या आ गई? 14 C 10. और ये मैंने थोड़ा खोल के कर दिया था. आप चाहें तो इस स्टेप के बाद ये आंसर लिख दें, चाहें तो आप थोड़ा सा और मज़ीद कर लें. तो आपका क्वेश्चन दोनों सूरतों में ठीक होगा इंशाल्लाह ताला.
क्वेश्चन नंबर 8 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास बहुत आसान सवाल है। हमें दिया हुआ है कि 16C11 प्लस 10C10 16C10 इज इक्वल टू 17C11। हमने इसके इक्वल प्रूव करना है। लेफ्ट हैंड साइड बच्चों हमने ले ली, फार्मूला लगाया, हमने फार्मूले में लिखा हमारे पास फार्मूला क्या होता है, NCR इज इक्वल टू N फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय R फैक्टोरियल N माइनस R फैक्टोरियल। N फैक्टोरियल की जगह पे 16 पुट किया, 11 फैक्टोरियल 16 माइनस 11। इसी तरह सेम यहाँ पे भी फार्मूला पुट कर दिया। अब बच्चों हमने ना फैक्टोरियल वाली चीज़ें बाहर कॉमन लेनी है। 16 फैक्टोरियल बाहर कॉमन निकल सकता है, लेकिन यहाँ पे देखें 11 फैक्टोरियल नहीं निकल सकता, 10 फैक्टोरियल बाहर निकल सकता है, यहाँ से 5 फैक्टोरियल निकल सकता है। लेकिन अगर हम 11 फैक्टोरियल को भी एक दर्जा खोल दें और 6 फैक्टोरियल को भी एक दर्जा खोल दें, अब 11 को एक दर्जा खोला तो ये 10 फैक्टोरियल आ गया, क्योंकि आपको पता है n फैक्टोरियल के बाद जो नेक्स्ट टर्म होती है वो n-1 n-2 सो ऑन होती है 3 2 1 तक। अब मैं चाहूँ तो n फैक्टोरियल को मैं n इंटू n-1 n-2 पे भी स्टॉप कर सकती हूँ। तो मैंने 10 फैक्टोरियल लिखा, 6 और इंटू 5 फैक्टोरियल। अब मैं 5 फैक्टोरियल 16 फैक्टोरियल और 10 फैक्टोरियल को बाहर कॉमन ले लिया, अंदर बच गया मेरे पास 1/11 प्लस 1/6। हमने इसका एलसीएम ले लिया, एलसीएम देके मैंने देखे इसको इंटू ही रहने दिया, 66 नहीं किया, ऐसे ही रहने देना आपने। 6 प्लस 11 ऊपर आ गया, ये आ गया 17 और नीचे देखे मेरे पास बच गया 10 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 11 6। अब 10 फैक्टोरियल को हम लिख सकते हैं 11 इंटू 10 फैक्टोरियल और 6 को भी लिख सकते हैं 6 इंटू 5 फैक्टोरियल। अब ये देखें ये ऊपर वाला आ गया 7 इंटू 16 फैक्टोरियल। अब 16 फैक्टोरियल दोबारा हमारे पास बंद हो सकता है 17 फैक्टोरियल में, और सिमिलरली 10 फैक्टोरियल हमारे पास बंद हो सकता है 11 फैक्टोरियल में, और यहाँ पे आ गया 6 फैक्टोरियल। इसको अगेन हम इस तरह लिख सकते हैं 6 फैक्टोरियल को, और ये कौन सा फार्मूला बन गया 17C11। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। अब हम करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 9। बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 स्टार्ट करते हैं। देयर आर 8 men एंड 10 वुमेन मेंबर्स ऑफ अ क्लब। एक क्लब के मेंबर्स हैं जिसमें से 8 मर्द हैं और 10 औरतें हैं। हाउ मैनी कमेटीज, कितनी कमेटीज बन सकती हैं ऑफ 7 पर्सन, 7 लोगों की, कैन बी फॉर्म्ड, यानी कितनी बन सकती हैं। हैविंग, कैसी कमेटी होगी, एक कमेटी में 4 लोग होने चाहिए, इसके कॉम्बिनेशंस बताने हैं कितने बनते हैं। दूसरा सवाल है इसी स्टेटमेंट को लेते हुए कि एट दी मोस्ट 4 वुमेन, यानी ज़्यादा से ज़्यादा 4 औरतें वहाँ होनी चाहिए। एट लीस्ट 4 वुमेन, या कम से कम 4 औरतें होनी चाहिए। ये कमेटीज हमने परफॉर्म करनी है। बच्चों आपने ना इन सवालात को ऐसे करना जिससे बिल्कुल सिमिलर वे से जैसे मैं आपको कर रही हूँ, इस तरह ही ये आपको बहुत अच्छी समझ आएगी। ये मैन है हमारे पास 8 और वीमेन है हमारे पास 10। टोटल नंबर ऑफ पीपल कितने हो गए हमारे पास 18। ठीक है, अब मैंने कमेटी परफॉर्म करनी है 7 लोगों की। पहले पार्ट में आपको बता रही हूँ, पहले पार्ट में वो कहता है आपके पास 4 औरतें होनी चाहिए, 4 वुमेन, यानी 4 वुमेन आ जाएंगी तो 7 लोगों की कमेटी में 4 औरतें आ जाएंगी, तो मर्द कितने होने चाहिए 3। आपके पास आंसर आएगा रिक्वायर्ड हमारे पास कमेटीज कितनी होंगी, इसको अब हम लिखेंगे। इसको लिखने का तरीका देखें क्या होगा। 8 कॉम्बिनेशन 3, यानी 8 मर्दों में से 3 मर्द आएंगे और 10 औरतों में से 4 औरतें आएंगी, तो हमारे पास 4 जमा 3 7 लोगों की कमेटी बन जाएगी। अब बस आप इसको फॉर्मूले में डाल देंगे, 8 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल, और ये हमारे पास क्या आ जाएगा 8 माइनस 3 फैक्टोरियल इंटू 10 फैक्टोरियल। ये हमारे पास आ जाएगा 4 फैक्टोरियल 10 माइनस 4 फैक्टोरियल, और उसके बाद आप कैलकुलेटर से डायरेक्ट जवाब लिखेंगे। 8 कॉम्बिनेशन 3 हमारे पास क्या होता है 56, और 10 कॉम्बिनेशन 4 हमारे पास क्या होगा 210। इसका आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके आंसर लिखेंगे हमारे पास 11760 वेज हमारे पास बन जाएंगे। ठीक है, यानी हमारे पास 11,760 तरीकों की कमेटीज बनेगी, जिसमें हमारे पास
4 औरतें आएंगी, यानी अब देखें ना, हो सकता है वुमेन 1 आ जाए, 3 आ जाए, 5 आ जाए, फिर वुमेन 2 आ जाए, 4 आ जाए, 5 आ जाए। चलिए जी नेक्स्ट पार्ट करते हैं। अब नेक्स्ट पार्ट में मैं कह रहा है एट द मोस्ट 4 वुमेन। अब यहाँ देखें, आप यहाँ पार्ट 2 लिखेंगे। अब आपने इसको ध्यान से बात को समझना है। एट द मोस्ट 4 वुमेन, ज्यादा से ज्यादा 4 औरतें होनी चाहिए। एट द मोस्ट का मतलब है ज्यादा से ज्यादा। आपने इसको ऐसे याद रखना है, एट द मोस्ट ज्यादा से ज्यादा, कितनी बताइए उसने, ज्यादा से ज्यादा 4। ज्यादा से ज्यादा 4 औरतें हों, कम से कम कोई भी ना हो, यानी बढ़ के जितनी भी औरतें होनी चाहिए वो 4 होनी चाहिए, 4 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, यानी 4 से कम भी हो सकती हैं। अच्छा, एट द मोस्ट, एट द लीस्ट, इस चैप्टर में बहुत ज्यादा वर्ड यूज होंगे। जब आपने एट द मोस्ट करना है तो आप मेरे इस जुमले को याद कर लें, ज्यादा से ज्यादा जितनी उसने आपको कही है। कितनी यहाँ पे इस क्वेश्चन में कही है? 4। ज्यादा से 4, ज्यादा से आपने किसकी तरफ जाना है? कम से कम की तरफ। ठीक है, अगर आपके पास आ जाता है एट लीस्ट, ठीक है, जब आ जाएगा आपके पास एट लीस्ट, एट लीस्ट का मतलब होता है कम से कम, यानी कम से कम आपके पास 4 औरतें होनी चाहिए। जब कम से कम 4 है तो फिर ज्यादा से ज्यादा जितनी मर्जी हो, कम से कम 4, ज्यादा से ज्यादा, कम से कम 4, ज्यादा से ज्यादा जितनी मर्जी। अब मर्जी कितनी, हमने जाहिर है कमेटी तो बनानी है 7 लोगों की, हम यहीं तक जा सकते हैं। अभी आपको इस बात की कुछ कुछ समझ आएगी, लेकिन आप बस इतना याद रखें कि जब एट द मोस्ट आएगा तो इसका मतलब है ज्यादा से ज्यादा 4, कम से कम 0। ठीक, एटलीस्ट कम से कम 4, क्योंकि उसने कहा है ना एटलीस्ट 4 वुमेन, तो इसका मतलब कम से कम 4 तो होनी चाहिए। अब ज्यादा से ज्यादा जितनी मुमकिन हो, अब मुमकिन 7 तक की जा सकते हैं ना मुमकिन बनाते हुए। अब ज़ाहिर कमेटी 7 की बनानी है, औरतें तो हमारे पास 10 हैं, हमने 7 से बढ़ तो नहीं ना जाना कि 10 बना लें, ये नहीं हम करेंगे। हम कम से कम 4 औरतें लेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा कितनी ले सकते हैं? हम 7 की 7 ले सकते हैं। ये आपने इस बात को समझना है। अच्छा, अब एट द मोस्ट वुमेन, अब यहाँ पे देखें ज़रा, मैं आपको बना के दिखाती हूँ। इसके लिए बल्कि हम इसको नेक्स्ट पेज पे स्टार्ट करते हैं ताकि हमें ज़रा और अच्छी तरह इसकी समझ आ जाए। मैन है हमारे पास 8, वीमेन है हमारे पास 10 और टोटल है हमारे पास 18। हमने कमेटी बनानी है 7 की। आगे वो कहते हैं एट मोस्ट, हम ये क्वेश्चन कर रहे हैं, एट मोस्ट 4 वीमेन, ज्यादा से ज्यादा 4 होनी चाहिए, ज्यादा से ज्यादा 4, कम से कम कोई भी नहीं। इसका मतलब 4 भी औरतें हो सकती हैं, हम 3 औरतें भी सिलेक्ट कर सकते हैं, हम 2 भी ले सकते हैं, हम 1 भी ले सकते हैं और हम 0 भी ले सकते हैं। कमेटी हमने 7 ही रखनी है, 7 की ही बनानी है। अब 7 को पूरा करें, 4 में कितने जमा करेंगे? 3, यानी अगर 4 औरतें ज्यादा से ज्यादा आएंगी तो 3 मर्द आएंगे, अगर 3 औरतें ज्यादा से ज्यादा आएंगी तो कितने मर्द आएंगे? 4। इसी तरह 4 3 7 हो गया, यहाँ पे 5 2 7 हो गया, यहाँ पे 6 1 7 हो गया और यहाँ पे 7 0 7 हो गया, यानी फिर सारे के सारे मर्द ही आ जाएंगे। एट द मोस्ट 4 वुमेन, ज्यादा से ज्यादा 4 औरतें, कम से कम कोई भी नहीं। जैसा शादी। अच्छा जी, अब हमने करना है रिक्वायर्ड कमेटीज व्हेन एट मोस्ट 4 वुमेन, यानी अब हम इसके कमेटीज बनाने लगे। अब हमारे पास एक सिचुएशन ये है, दूसरी सिचुएशन ये वाली सारी बनेगी, तीसरी हमारे पास ये वाली, चौथी हमारे पास ये वाली सारी सिचुएशन है और 5th ये है। अब हम इनको लिखेंगे। ठीक है, लिखने का तरीकाकार ये होगा कि ऊपर आपने टोटल मैन कॉम्बिनेशन 3 इंटू टोटल वुमेन, इसके कंपैरेटिवली जो भी है कॉम्बिनेशन 4 प्लस, अब अगली आपके पास सिचुएशन, अगर हमारे पास 4 मर्द होंगे तो 10 में से 3 औरतें आ जाएंगी, और इसी तरह अगर हमारे पास 8 में से 5 इंटू इसके सामने वाला 2,
ठीक है। और यहाँ से 8 6 और इनटू हमारे पास क्या आ जाएगा 10 में से 1। इसी तरह 8 में से 7, तो 10 में से कोई भी नहीं, 0, क्योंकि हमने अब आपने जो दो चीज़ें चेक करनी है वो ये है कि देखें 4 3 7, 4 3 7 और 5 2 7 6 1 7 7 0 7, ठीक है। यानी देखें हमने कमेटी 7 की ही रखी है, ये नहीं हमने किया कि 8 में से हम 8 मत ले लें। जितनी हमारी कमेटी थी हमने उतनी रखनी है। और ऊपर देख लें 8 10 सारे हमारे पास टोटल 18 चल रहा है, यहाँ पे जो 18 है। अब आपने बच्चों ये करना है कि इस सारे के जवाबात कैलकुलेटर से निकाल लेने हैं। आपके पास एक्चुअली ये सेट्स बन गए हैं। अब देखें एक ये सिचुएशन है, दूसरी, तीसरी, चौथी और पांचवी। आप इसका इकट्ठा भी आप सारे को कैलकुलेटर पे लिख के सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन बेहतर है आप इतने इतने का अपना आंसर निकाल लें। ये देखें ये हमारे पास आ जाएगा 8 कॉम्बिनेशन हमारे पास आ जाएगा 3 इंटू 10 कॉम्बिनेशन 4। आप यहाँ पे लिख सकते हैं क्या आ गया हमारे पास 5 8 2 4। ये मेरा यहाँ से गलत हो गया, देखिए 8 कॉम्बिनेशन 3 और साथ ही आ जाएगा इंटू 10 कॉम्बिनेशन 4 11760 प्लस का साइन, फिर आप लिखेंगे 8 कॉम्बिनेशन। अच्छा मैं अल्फ़ा का बटन दबा देती हूँ, ये आपने ज़रा ध्यान कर लेना है। मैं ज़रा असल में वीडियो के उसमें कैलकुलेटर सीधा रखा हुआ है ना। 8 कॉम्बिनेशन हमारे पास आ जाएगा 4 इंटू 10 कॉम्बिनेशन 3। ये मेरे पास आंसर आ जाएगा 8400। इसी तरह हम ले लेंगे इसमें 8 कॉम्बिनेशन 5 इंटू 10 कॉम्बिनेशन 2। इन सारे सेट्स के हम आंसर निकालेंगे। 8 कॉम्बिनेशन 6 प्लस 10 कॉम्बिनेशन 1। ये देखें प्लस से यहाँ पे क्या आना था हमारे पास मल्टीप्लिकेशन, क्या आ गया हमारे पास आंसर 280 और 8 कॉम्बिनेशन 7 हमारे पास आ जाएगा 8, ठीक है। इस सारे को हम ऐड कर देंगे तो हमारे पास ये आंसर बन जाएगा यहाँ पर 22968, ठीक हो गया। ये हमारे पास आंसर आ गया। आप इस सारे को एक दफ़ा भी कैलकुलेटर में लिख के सॉल्व कर सकते हैं तो भी हमारे पास यही आंसर आएगा। अब हम नेक्स्ट अपना इसका थर्ड पार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट में हमारे पास था एट लीस्ट 4 वुमेन। अब हमारे पास टोटल नंबर ऑफ मेन है 8, वीमेन है हमारे पास 10 और टोटल कितना हो गया 18। अब कहता है कम से कम 4, कम से कम एटलीस्ट कम से कम 4, ज़्यादा से ज़्यादा जितनी मुमकिन है, ठीक है। अब हमें 7 लोगों की कमेटी परफॉर्म करनी है। अगर कम से कम 4 है तो 5 भी हो सकती हैं, 6 भी हो सकती हैं और 7 भी हो सकती हैं। क्या 8 हो सकती हैं? ये देखिए हमें कमेटी 7 की परफॉर्म करनी है। क्या इसमें 8 खवातीन हो सकती हैं? नहीं, ये तो गलत हो जाएगा क्योंकि हमारी कमेटी ही 7 की है, हमने यहीं पे स्टॉप कर देना है। अब जब 4 खवातीन आएंगी तो फिर 3 मर्द आएंगे, फिर ही हमारे पास 7 की बनेगी ना। 5 है तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। यहाँ पे अगर 6 औरतें आ गई तो 1 मर्द आएगा और अगर 7 की 7 ही औरतें आ गई हैं तो 0 मर्द आएगा, मर्द कोई नहीं होगा। अब यहाँ पे हमारे पास नंबर ऑफ चॉइसेस कितनी बन गई हैं 4, ठीक है। अब इसको लिखते हैं। अब जब हम इसकी चॉइसेस लिखेंगे तो ये देखें हमारे पास यहाँ से ये ऐसे आ जाएगा। नेक्स्ट पेज है इसलिए ये देखिए हमारे पास क्या चॉइस बन जाएगी 8 कॉम्बिनेशन
हमारे पास आ जाएगा 8 कॉम्बिनेशन 3 इंटू यहाँ से ये वाला सेट 10 कॉम्बिनेशन 4, बीच में साइन आएगा प्लस का, 8 कॉम्बिनेशन 2 इंटू ये क्या आ जाएगा 10 कॉम्बिनेशन 5 प्लस आ जाएगा 8 कॉम्बिनेशन 1 इंटू 10 कॉम्बिनेशन 6 प्लस आ जाएगा 8 कॉम्बिनेशन 0 इंटू 10 कॉम्बिनेशन 7। ठीक है, ये हमारे पास अब सेट्स बन जाएंगे। कितने सेट परफॉर्म होंगे हमारे पास? 1 2 3 और 4। अब आप दोबारा इसका कैलकुलेटर से आपका जवाब निकालेंगे और लिखेंगे, तो ये आ जाएगा हमारे पास। अब मैंने सारे कैलकुलेटर से इन सब का जवाब निकाल के लिख दिया और आंसर हमारे पास आ जाएगा 20610 यानी 2616। अब हम करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 10। बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये लॉन्ग के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ये भी हमारे पास बहुत आसान है, क्वेश्चन नंबर 3 की तरह है। हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड हमने ले ली NCR प्लस NCR-1। सिंपल क्या किया है, कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला पुट कर दिया है, n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। सिमिलरली यहाँ हो गया अप्लाई n फैक्टोरियल r-1 फैक्टोरियल और n माइनस r-1। जब ये माइनस अप्लाई होगा तो यहाँ पे क्या प्लस आ जाएगा, बाकी सेम एज इट इज़ लिख दिया। अब उसके बाद देखें, हम कॉमन ले सकते हैं n फैक्टोरियल और मैं कॉमन ले सकती हूँ r नहीं ले सकती क्योंकि यहाँ पे r-1 है, लेकिन r को मैं खोल सकती हूँ, एक दर्जे कम कर सकती हूँ फैक्टोरियल खोलने से। इसी तरह n माइनस r कॉमन में नहीं ले सकती क्योंकि यहाँ पे n माइनस r+1 है, लेकिन अगर मैं इसको खोल लूँ फैक्टोरियल को तो जाहिर है इसमें से एक वैल्यू जब कम होगी माइनस होगा तो ये बन जाएगी, तो फिर मैं इसको भी कॉमन ले लूँगी। मुझे फैक्टोरियल वाली तमाम नोटेशंस को बाहर कॉमन लेना है। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने क्या किया, n फैक्टोरियल एज इट इज़, r को मैंने खोल लिया r-1 फैक्टोरियल, सेम आ गया ये वैसे। n फैक्टोरियल r-1 फैक्टोरियल, इसको एक दर्जा और खोला तो ये -1 हो गया। नेक्स्ट स्टेप में सेम एज इट इज़ सारा लिखा हुआ है, बस -+1 और -1 हमारा कैंसिल हो गया। अब हम देखिए क्या क्या कॉमन निकल सकता है। n फैक्टोरियल बाहर निकल सकता है और r-1 बाहर निकल सकता है, और क्या कॉमन है, n माइनस r फैक्टोरियल, n माइनस r फैक्टोरियल। फैक्टोरियल नोटेशन सारी बाहर चलेगी। यहाँ बच गया r और इधर से हमारे पास बच गया n माइनस r+1। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप में यहाँ हमने इसका LCM ले लिया, r इंटू n माइनस r+1। r यहाँ पे है तो ऊपर हमारे पास क्या चले जाएगा, n माइनस r+1 प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा, r ऊपर चला जाएगा। r से हमारे पास कैंसिल हो गया, अंदर क्या बच गया, n+1। अब देखिए n+1 बड़ी है और n छोटा है इससे। अगर मेरे पास 2 फैक्टोरियल हो इंटू 3 हो तो क्या मैं इसको लिख सकती हूँ 3 इंटू 2 फैक्टोरियल, और फिर मैं क्या इसको बंद कर सकती हूँ 3 फैक्टोरियल में? यस, तो यही मैंने किया, n+1 पहले लिख दिया, n फैक्टोरियल आ गया, और इसी तरह r पहले लिख दिया, r-1 फैक्टोरियल आ गया। और इसमें भी बड़ी रकम ये है, इसको हम पहले ले आए तो हमारे पास ये n माइनस r फैक्टोरियल है और इंटू n माइनस r+1। तो ये हमारे पास यहाँ पे आप बेशक अगर आपको ये पॉइंट मुश्किल लग रहा है तो आप ऐसे कर लें, n माइनस r+1 इंटू n माइनस r फैक्टोरियल। तो ये किस में बंद हो जाएगा, इसमें, क्योंकि जब इसमें से माइनस करेंगे 1 तो ये बन जाएगा। ठीक है ना, जब इसको हमने एक दर्जे खोला, जब मैं इसको एक दर्जे खोलूँगी तो ये आएगा, तो मैंने इसको इसमें बंद कर दिया। अब मेरे पास क्या आ गया, यहाँ से ये इसमें बंद हो गया, ये r में बंद हो गया, और ये मैं पहले ही बंद कर चुकी हूँ। तो मेरे पास ये क्या बन गया, फॉर्मूला n+1, ऊपर देखें n+1 में बंद हो गया, और यहाँ पे हमारे पास ये r में बंद हो गया, और ये एज इट इज़ आ गया। तो ऊपर वाला जो सारा होता है वो टॉप पे आ जाता है, n+1 CR। देखिए इसको मैं जब खोलूँ तो फिर अगेन ये बन जाएगा हमारे पास। बच्चों इसके साथ ना हमारे पास एक एग्जाम्पल नंबर 3 है जो कि लॉन्ग के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी पेपर में वो क्वेश्चन आ जाता है और कभी ये वाली एग्जाम्पल आ जाती है। अच्छा, बुक में ना इसको उन्होंने n-1 CR यूँ करके किया हुआ है, ये भी फैक्टोरियल नोटेशन है, इससे आपने घबराना नहीं है। अगर पेपर में इस तरह आए तो भी उसको इस तरह ले जाएं, अगर मतलब आप इस तरह भी कर सकते हैं और इस तरह भी कर सकते हैं।
लेकिन इस तरह ज़रा हमारे पास करने में आसानी होती है, तो आप इसको इसमें कन्वर्ट कर लें। लेफ्ट हैंड साइड ले ली, फार्मूला लगा दिया n-1 फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n-1 माइनस r फैक्टोरियल। इधर फार्मूला लगा तो n-1 फैक्टोरियल, नीचे क्या आ जाएगा r फैक्टोरियल की जगह पे क्या है r-1 फैक्टोरियल, n-1 माइनस r प्लस 1 हो जाएगा जब हम यहाँ से माइनस करेंगे। ये हमारे पास क्या आएगा n-1 माइनस r प्लस 1, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा n-r फैक्टोरियल। n-1 फैक्टोरियल आ गया, r फैक्ट अब देखें हमने फैक्टोरियल नोटेशन दोबारा कॉमन लेनी है, तैयारी करें कॉमन लेने की। n-1 फैक्टोरियल निकल सकता है, r फैक्टोरियल नहीं निकल सकता क्योंकि इससे एक छोटे दर्जे का फैक्टोरियल है, इसको खोल लेंगे हम r-1 फैक्टोरियल तक। इसी तरह n-r फैक्टोरियल है और यहाँ पे n-1 माइनस r है, तो हम इसको खोल लेंगे एक दर्जा और, इस वाले को। पहले तो ये 1 काट के एज इट इज़ लिख दिया इस स्टेप में और कुछ भी नहीं किया, और r फैक्टोरियल को खोला r-1 फैक्टोरियल तक, सेम एज इट इज़ आ गया, ऊपर वाला एज इट इज़ आ गया, नीचे वाला एज इट इज़ आ गया, और इसको हमने एक दर्जा और खोल दिया। अब हमारे पास ये क्या आ सकता है, ये कॉमन निकल सकता है, ये चीज़ें सेम हो गई हैं और इधर से ये सेम हो गया। फैक्टोरियल नोटेशन सारी निकाल के बाहर ले गए हम। हमारे पास नेक्स्ट अंदर बच गया 1/r प्लस 1/n-r। नेक्स्ट स्टेप में हमने इसका क्या किया, कॉमन ले लिया, एलसीएम ले लिया, r इंटू n-r। r हमारे पास सेम आ गया, ऊपर क्या चला गया n-r प्लस n-r आ गया और ऊपर क्या चला गया r। n-1 फैक्टोरियल इंटू क्या आ जाएगा, ये r से हमारे पास कैंसिल हो गया, n आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आ गया r-1 फैक्टोरियल n-r-1 फैक्टोरियल, और ये हमारे पास एज इट इज़ आ गया। इसको हम r वाले को इकट्ठा कर लिया और ये हमने इसके पहले लिख दिया क्योंकि ये इससे पीछे वाली बड़ी रकम है ना, मतलब इससे बड़ी है, इसमें से तो एक कम हो रहा है, ये इससे कम है। अब हमने इस वाली नोटेशन को n-r फैक्टोरियल में बंद कर दिया और इस वाले को हमने r फैक्टोरियल में बंद कर दिया, और ये किस में बंद हो गया, n फैक्टोरियल में, और ये क्या फार्मूला बन गया हमारे पास NCR। इस तरह बच्चों ये हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट होगी अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे उम्मीद है आपको बहुत अच्छी समझ आई होगी, तो आप इसको अच्छे से तैयार कर लें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।